गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है बंटवारा वाद मतलब पार्टीशन सूट का कंप्लीट ड्राफ्ट, सादे कागज पर बंटवारा और कोर्ट फीस का सच। बंटवारा आवेदन की ड्राफ्ट सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है सर। आज मैं आपके लिए लाया हूं 3 ब्रह्मास्त्र सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट, जिसमें बताए गए कानूनी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हमें ड्राफ्ट तैयार करना होगी। तभी हम एड वलोरम कोर्ट फीस से बच सकते हैं। यदि हमने ड्राफ्टिंग में कुछ गलतियां की तो हमें अतिरिक्त कोर्ट फीस कोर्ट में देना होगी। यही बारीकी, यही कानूनी जानकारियों का एक संग्रह मैंने आप लोगों के लिए किया है ई बुक पीडीएफ के अंदर से, जिसमें से मैं आपको आगे की जानकारी दूंगा। ई बुक पीडीएफ की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको वहां से खरीद सकते हैं। बंटवारा ड्राफ्ट के साथ एप्लीकेशन, स्टे एप्लीकेशन जो आदेश 39 नियम 1-2 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत उस वाद पत्र के साथ लगाई जाती है। यदि हम किसी बात पर स्थगन लेना चाहते हैं, जैसे हमारा कब्जा है तो कोई उस पर अवैध कब्जा ना करे, इस बात पे उसमें कोई दखल अंदाजी ना करे, तो उसकी स्टे एप्लीकेशन, उसके साथ लगने वाले शपथ पत्र और इसमें दी जाने वाली कानूनी दलीलें जो आप कोर्ट में जज साहब के समक्ष दे सकते हैं, इन सभी के लिए आज के हमारे वीडियो में महत्वपूर्ण मैं आपको जानकारी दूंगा। सादे कागज पे भी ड्राफ्टिंग किस प्रकार से होगी, सॉरी, सादे कागज पे यदि आपने बंटवारा नामा लिख लिया है, अतीत में हुआ पारिवारिक बंटवारा जो मौखिक आपका हुआ है और सादे कागज पर आपने लिख लिया, तो वो सादे कागज पर ही मान्य होता है, क्योंकि इस पे सर्वोच्च न्यायालय के लैंडमार्क जजमेंट मौजूद हैं, जिसपे मैंने मेरे पिछले वीडियो बनाए हैं, तकरीबन 5-6 वीडियो बनाए हैं और उन जजमेंटों पे भी स्पेशल वीडियो बनाए हैं। उनकी ई बुक पीडीएफ भी बनाकर उन्हीं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। जैसे रोशन सिंह विरुद्ध जिले सिंह का हुआ, एक काले सिंह 1976 का लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें यही बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत उस बंटवारे नामे का रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है। इसके 12 साल बाद रोशन सिंह का जजमेंट आया था, उसमें भी यही बात बताई गई है। और काले सिंह 1976 का सबसे पहला फैसला है सर, उसके 44 साल बाद रविंद्र सिंह ग्रेवाल, रविंद्र कौर ग्रेवाल का 2020 का जो लैंडमार्क जजमेंट है, उसमें भी यही बात बताई गई है। सभी में यही सिद्धांत बताए गए। यदि आपने सादे कागज पर भी बंटवारा कर लिया तो वो अतीत में हुआ जो बंटवारा है उसको मौखिक रूप से आपने किया था, बाद में लिखित रूप दे दिया सादे कागज पर, तो वो कोर्ट में मान्य किया जाता है और उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है। तो यदि हमारे को उसके आधार पर भी दावे की ड्राफ्ट करने की कंडीशन बन गई, या हम वैसे ही बंटवारे नामे के आधार पर कोर्ट में दावा लेकर गए हैं, तो उसकी दावे की ड्राफ्ट क्या होगी, आइए हम इस वीडियो में आज मैं आपको आगे की जानकारी देता हूं। साथ ही मैं आपको बता दूं एड वोलोरम कोर्ट फीस क्या है। स्पेशल वीडियो भी बना दिया है, शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं। ये एक लेटिन भाषा का शब्द है सर। लेटिन भाषा के शब्द में एड का मतलब होता है अनुसार और वोलरम का मतलब होता है मूल्य, मतलब मूल्य के अनुसार कोर्ट फीस देना। जैसे कि हमने धन की वसूली का दावा लगाया, कब्जा प्राप्ति का दावा लगाया, स्वत्व घोषणा का दावा लगाया, तो कोर्ट फीस क्या होगी। ये कोर्ट फीस एक्ट 1870 की धारा 7 की उपधारा 4 की उपधारा सी में बताई गई है। उसके अनुसार यदि हम देखते हैं, जैसे कि हमने धन की वसूली का दावा लगाया, 1 लाख रुपए की वसूली का दावा लगाया, तो 12% के हिसाब से हमें कोर्ट फीस 12,000 रुपए देना होगी। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। साथ में हमने स्वतः घोषणा के साथ कब्जा प्राप्ति की भी मांग कर ली, तो हमें उसमें जो है कि उसमें कब्जा प्राप्ति की भी एड वोलोरम कोर्ट फीस देना होगी, उसी की संपत्ति के बाद मूल्य के हिसाब से। मकान है तो मकान पता लग रहा है 1 लाख का है, तो 12,000 रुपए सर, ये हमें इसमें। लेकिन ये जो बंटवारे की ड्राफ्ट में आपको लेकर आ रहे हैं, ये नीलमणि जो लैंडमार्क जजमेंट है, श्वेतप्पा दूसरा जजमेंट है, एक अब्दुल हमीद शम्स का, ये तीनों लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें बड़े महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए गए हैं, जो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। कि सैयथप्पा चट्टियार 1958 का ये बताया है कि वाद का मूल्यांकन वादी अपनी मर्जी से कर सकता है। दूसरा नीलमणि 1980 में ये जजमेंट कहता है कि कब्जे का दावा करने पर फिक्स्ड फीस लगेगी, बाजार मूल्य पर आपको फीस नहीं देना होगी। तीसरा अब्दुल हमीद शमसी 1988 का, कि बस इतना ध्यान रखें कि मूल्यांकन हास्यास्पद ना हो। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखें कि जजमेंट तो सर्वोच्च न्यायालय ने दे दिए हैं, पता लग रहा है कि आप आटे में नमक समाएं, आप ऐसा कार्य करें तो ज्यादा अच्छा है। मतलब अगर आपने आटे में नमक ज्यादा डाल दिया और उससे रोटी बना ली, तो फिर इतनी खारी हो जाएगी कि वो खिलेगी नहीं। मतलब पता लग रहा है कि 1 करोड़ की संपत्ति और 100 रुपए आप उसका बाद मूल्य कर रहे हैं, तो ये आपको गलती नहीं करना है। ये अब्दुल हमीद शम्स का जो फैसला है वो यही बताता है कि हास्यास्पद आपको नहीं बनाना है उसको, वरना फिर आपको कोर्ट हस्तक्षेप करेगा और आदेश भी करेगा, वो न्यायालय का आदेश आपको मानना होगा। तो अब मैं आइए सर सीधा आपको
इन तीन ब्रह्मास्त्र जजमेंटों का कॉम्बिनेशन और उनके आधार पे जो ड्राफ्टिंग है उससे आपका परिचय करा देता हूं। ई बुक पीडीएफ के अंदर से मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। आइए सर, लेट्स गो। आप देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पर तीनों का ब्रह्मास्त्र कॉम्बिनेशन। ये तीनों जजमेंट हैं, इनकी पूरी डिटेल जानकारी, इनका प्रकरण क्रमांक, निर्णय दिनांक, कोर्ट, जजमेंट, जज साहब का नाम, सब कुछ डिटेल मैंने इसमें आगे लिखा हुआ है और इन जजमेंटों की सरल व्याख्या भी मैंने की है। वो भी सब इस ई बुक पीडीएफ के अंदर मौजूद है। और एक बात की जानकारी और दे दूं कि ये जो ई बुक पीडीएफ है, ये जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि विभाजन के वादों में कोर्ट फीस की गणना कैसे की जाएगी, ये ई बुक वही है और उसी के अंदर से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। ई बुक इसके लिए कोई अलग से नहीं बनाई है, वही ई बुक मौजूद है। अब मैं आपको तीनों जजमेंटों का, ब्रह्मास्त्र जजमेंटों का कॉम्बिनेशन सर बताता हूँ। इसमें मैंने लिखा हुआ केस, बीच में क्या कहता है और आखिरी में इफेक्ट। सतप्पा 1958 लैंडमार्क जजमेंट, इसमें क्या कहता है जजमेंट की मूल्यांकन वादी की मर्जी पर निर्भर करता है, वो जो चाहे मूल्यांकन कर सकता है। प्रभाव क्या होगा, वादी को अपनी फीस खुद तय करने की शक्ति मिली है इसमें। दूसरा है नीलमणि 1980 संयुक्त कब्जा, मतलब फिक्स्ड फीस, मतलब आपका अगर संयुक्त कब्जा है प्रॉपर्टी पे, आप ड्राफ्टिंग में इसी को लेकर आते हैं तो आपको एड वोलरम फीस नहीं देना है, वो 1 लाख पे 12%, 12,000 इस प्रकार से नहीं देना है। फिक्स्ड फीस ही आपको देना है, जैसे कि घोषणात्मक फीस व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग 2 के न्यायालय में पेश करते हैं स्वत्व घोषणा का दावा तो 500 रुपए बनती है। व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग 1 के न्यायालय में पेश करते हैं तो 1,000 रुपए बनती है। एडीजे डीजे कोर्ट में पेश करते हैं तो 2,000 रुपए बनती है। इसी हिसाब से आपको फिक्स्ड कोर्ट फीस देना और इसी प्रकार से दावों का मूल्यांकन का भी आपको ध्यान रखना है। व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग 2 के न्यायालय को 5 लाख रुपए के मूल्यांकन के वादों को सुनने का क्षेत्राधिकार दिया गया है। उससे ऊपर व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग 1 आ जाते हैं तो 5 लाख से 1 करोड़ तक के जो वाद मूल्य के दावे हैं उनको सुनने का क्षेत्राधिकार व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग 1 को दिया गया। और 1 करोड़ से ऊपर के हैं तो डीजे डीजे कोर्ट में आप जाएंगे। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं सर नीलमणि में आपको फिक्स्ड फीस देना और उसके बाद शम्स में 1988 का दावा है मूल्यांकन मनमाना ना हो, मूल्यांकन को तर्क संगत और सुरक्षित बनाया गया। इसके नीचे सर ड्राफ्टिंग है, आप देख रहे हैं लाल अक्षरों में मैंने लिखा हुआ है बोल्ड करके। पहले मैं आपको एक प्रो टिप बता दूं जो जरूरी बात है कि बंटवारे के मुकदमे में जीत की पहली सीढ़ी है ड्राफ्टिंग। यदि आप नीलमणि के सिद्धांतों को अपनाते हुए संयुक्त कब्जा लिखते हैं और सतप्पा के अनुसार मूल्यांकन करते हैं और शम्स की कसौटी पर खरा उतरते हैं तो आपका मुकदमा बिना किसी बड़ी कोर्ट फीस के स्वीकार हो जाए। अब हम ड्राफ्टिंग को देख लेते हैं सर। सबसे पहले हम दावे की ड्राफ्टिंग को देखते हैं। सबसे ऊपर आपको नाम लिखना है, न्यायालय श्रीमान जो भी कोर्ट है जहां पेश करेंगे, न्यायालय का नाम, इधर प्रकरण क्रमांक, इधर उन्मानपुरा वादी प्रतिवादी के पते आ जाएंगे। अब इसमें विभाजन का बंटवारा एवं पृथक कब्जे हेतु वाद, ये हमने लिखा हुआ है हर जगह। आप ऑल इंडिया में जहां भी हो, आपके यहाँ जो भी ड्राफ्टिंग की शैली हो, आप उस हिसाब से ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। जैसे सामान्यतः हमारे इस क्षेत्र में तो ऐसे ही लिखा जाता है, वाद वास्ते बंटवारा किए जाने एवं पृथक कब्जा दिलाए जाने के संबंध में। आपके यहाँ जो शैली हो, जो शब्द हैं आप लिख सकते हैं, वैसे यही शैली यही शब्द हैं, थोड़ा बहुत 19 फर्क हो सकता है तो आपको ये लिख देना है बीच में विभाजन, कोष्टक में बंटवारा, पृथक कब्जे हेतु वाद। वादी अत्यंत सम्मान पूर्वक निम्नलिखित निवेदन करता है। नंबर 1 में आपको पारिवारिक पृष्ठभूमि लिखना है, या कि वादी और प्रतिवादीगण आपस में जो रिश्ता हो उनका, जैसे सगे भाई हैं, बहनें हैं, आप लिख दें। और एक संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य हैं। विवादित संपत्ति, पूरी संपत्ति का विवरण लिखें, खसरा नंबर, रकबा, तहसील, पटवारी हल्का नंबर, जिला, प्रदेश, सब लिख दें। आप मकान है तो मकान का लिख दें, वार्ड नंबर, मकान नंबर, नगर पालिका, पूरा डिटेल, लंबाई चौड़ाई, चतुर्सीमा, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, पूरा आप डिटेल लिख दें उसमें ताकि वो पहचान पूरी हो सके। वादी के पिता आबलिक दादा की शिव अर्जित आबलिक पैतृक संपत्ति है। यहाँ पर थोड़ा आपको ये ध्यान रखना है कि बंटवारे की हम बात कर रहे हैं तो बंटवारा पैतृक संपत्ति का ही होता है सर, शिव अर्जित संपत्ति का बंटवारा नहीं होता। क्यों? क्योंकि पैतृक संपत्ति में प्रत्येक जो उस पर उसमें जो बच्चा होता है, पैदा होते से ही उसमें जन्म से हक उसका हो जाता है, वो कोपार्सनर बन जाता है। विनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा 2020 का सर्वोच्च न्यायालय के लैंडमार्क जजमेंट है सर। 2005 में अमेंडमेंट भी हुआ इसमें, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 5-6 में, धारा 6 में उसमें ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जो है कि बेटी भी बेटे के बराबर उसमें अधिकारी होगी। तो यदि पैतृक संपत्ति तो ये आप बंटवारे का दावा लगा सकते हैं। सुअर्जित संपत्ति है, आप उसमें बंटवारे की मांग नहीं कर सकते। फैमिली सेटलमेंट हो जाए, सभी लोग बैठ के पिता कर लें अपने जीवन में, वो एक अलग बात है, वरना आपका राइट्स उसमें बंटवारा कराने का नहीं है क्योंकि आप उसमें कोपार्सनर नहीं है और आपका उसमें जन्म से हक नहीं है।
वह आपके पिता के द्वारा खुद की कमाई से खरीदी गई है। आपके पिता चाहे तो उसको बेच भी सकते हैं, दान भी कर सकते हैं, वसीयत भी कर सकते हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं, या वो चाहे तो उनके जीते जी आपको फैमिली सेटलमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप बंटवारे की उसमें दावा नहीं लगा सकते। तो यहाँ आपकी स्थिति क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। दूसरा, विवाद का कारण, या कि झगड़ा हुआ है सर इसलिए तो कोर्ट में आए आप, वरना कोर्ट में भला कौन आएगा। या कि दिनांक तारीख को पिता की मृत्यु के पश्चात उक्त संपत्ति वादी और प्रतिवादीगण के बीच संयुक्त रूप से विरासत में मिली। आपको बिल्कुल ये उल्लेख करना है, वर्तमान में राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज होने के बावजूद मौके पर कोई औपचारिक विभाजन नहीं हुआ है। यह आपको इतना लिख देना है। उसके बाद आप आएंगे तीसरे नंबर पे। अब यहाँ पे जो विवाद का कारण आपका जो भी बनता है सर वो आप लिख दें। मैं थोड़ा सा डेश कर देता हूँ इसमें ड्राफ्टिंग में, ताकि इसमें आसानी हो जाए। एक मिनट सर, मैं इसमें ये कर रहा हूँ आपके सामने। ये मैंने डेट डेश कर दी है जगह, ताकि आप समझ जाएं कि जो भी कारण हो, क्योंकि अगर कारण नहीं होगा तो आप भला कोर्ट में क्यों आएंगे। अगर सब कुछ सहमति से हो जाता है तो आप सहमति के आधार पे जो आपका मौखिक बंटवारा हुआ है उसको सादे कागज पर भी लिखकर या नोटरी वकील साहब से नोटरी करवा कर तहसीलदार साहब के समक्ष दावा पेश कर देंगे, नामांतरण के लिए आवेदन पेश कर देंगे, तहसीलदार साहब आपका बयान लेंगे, विज्ञप्ति जारी कराएंगे, आपका नामांतरण हो जाएगा। लेकिन जब एक भाई बेईमानी पर उतर आता है तो फिर ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। तो जो भी कारण आपका रहा हो कि उसने आपके हिस्से को झुटलाया है या जो भी है स्थिति, आप लिख दें यहाँ पे। तीसरा आएगा सादे कागज पर बंटवारा यदि लागू हो। ये मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यदि सादे कागज पर भी, जैसे अतीत में पहले मौखिक बंटवारे हो गए कई साल पहले कई परिवारों में, बाद में वो कई साल बाद उसको लिखित रूप देते हैं और अतीत की घटना को बताते हुए कि इतने साल पहले हमारा बंटवारा हो गया है, इसलिए मैंने पैरा लिख दिया है। उस बंटवारेनामे की ड्राफ्ट, नामांतरण आवेदन की ड्राफ्ट, उसके साथ लगने वाले शपथ पत्रों की ड्राफ्ट, इन सब पे मैं मेरे वीडियो पिछले मेरे चैनल पर वीडियो बना चुका हूँ और इन सब की ड्राफ्ट को भी ई बुक पीडीएफ बना के लिख चुका हूँ, जो उन्हीं वीडियो के नीचे उसकी लिंक मौजूद है, उन ई बुक पीडीएफ की भी। उसमें नामांतरण आवेदन की 6 चेकलिस्ट कि तहसीलदार मना नहीं करेगा, ये सावधानी बरत के आप जाएंगे तो लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के काले 1976 और सिंह 1988, रविंद्र कौर ग्रेवाल 2020, इनके साथ मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाए हैं और उनकी बुक पीडीएफ भी लिखी है जो उन्हीं वीडियो के नीचे अपलोडेड है। अब हम आते हैं सादे कागज पर बंटवारा। यहाँ सादे कागज शब्द आया था सर, इसलिए इतनी बातें मैंने बीच में आपको बता दी। हम आगे बढ़ते हैं। यह कि दिनांक तारीख को परिवार के बुजुर्गों के बीच एक सादे कागज पर पारिवारिक व्यवस्था मतलब फैमिली सेटलमेंट हुई थी, परंतु प्रतिवादी अब उस व्यवस्था को मानने से इनकार कर रहा है और वादी के हिस्से को हड़पने की कोशिश कर रहा है। यहाँ वाद कारण आ चुका है हमारा। चौथा आएगा, दिनांक भी लिख देना है सर आप, क्योंकि वाद कारण की तारीख लिखना जरूरी है कि इस तारीख से हमारा वाद कारण उत्पन्न हुआ है। संयुक्त तो कब्जे का कानूनी आधार, यह कि यद्यपि प्रतिवादी संख्यायिक संपत्ति के कुछ हिस्से पर भौतिक रूप से काबिज है, परंतु कानूनन वादी और प्रतिवादीगण सहस्वामी है। अब यहाँ पर हमारा लैंडमार्क जजमेंट नीलमणि का आएगा सर, जिसको नीलावती बनाम शिवरत्न 1980 एससी के नाम से भी जाना जाता है। मैंने लिख दिया है, वैसे आपको ड्राफ्टिंग में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले नहीं लिखना, क्योंकि जो सीपीसी के जो प्रावधान है आदेश 6 में जो बताया गया है कि प्लीडिंग में किन बातों का ध्यान रखा जाएगा, तो कानून, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले, धाराएं, ये उसमें नहीं लिखा जाएगा। आपको अपने फैक्ट लिखना है सिर्फ। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है कि नीलमणि के अनुसार वादी का पूरी संपत्ति पर रचनात्मक कब्जा है, कंस्ट्रक्टिव पोजीशन है। पांचवा आएगा वाद का कारण, यह कि वाद का कारण पहली बार तब उत्पन्न हुआ जब वादी ने दिनांक को मौखिक रूप से बंटवारे की मांग की और प्रतिवादी ने उसे देने से इनकार कर दिया। यहाँ वाद कारण के आगे तारीख की जगह मैंने छोड़ दी है गोल घेरे में, आप आपके हिसाब से लिख सकते हैं। छठा आएगा सर हमारा महत्वपूर्ण जो चीज जिसके लिए हमने सारी ड्राफ्टिंग तैयार की है, वाद मूल्यांकन न्याय शुल्क। यह कि प्रस्तुत वाद विभाजन एवं पृथक कब्जे हेतु है, चूंकि वादी विवादित संपत्ति पर सहस्वामी है, को ऑनर है। यह पर हमारी मुद्दे की बात आ चुकी है सर, अब आप जिसके लिए हमने पूरी ड्राफ्टिंग की है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नीलमणि बनाम शिवरत्न 1980 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार वादी का पूरी संपत्ति पर रचनात्मक कब्जा है। अतः वादी अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग करते हुए सतप्पा चट्टैयार बनाम रामनाथन चट्टैयार 1958 एससी के आधार पर इस दावे का मूल्यांकन अपने विकल्प के अनुसार 1 लाख रुपए निर्धारित करता है। चूंकि वादी संयुक्त कब्जे में, इसलिए यह नियमानुसार अपने राज्य की राशि जो भी आपकी हो उसके अनुसार आपको यहाँ कोर्ट फीस लिखना है कि निश्चित फिक्स्ड कोर्ट फीस अदा कर रहा है। अब्दुल हमीद शम्स 1988 एससी के सिद्धांत के अनुसार यह मूल्यांकन पूर्णतः तर्क संगत है और क्षेत्राधिकार हेतु भी यही मान्य होगा।
मैं आपको फिर बता दूं, जजमेंट्स का हवाला आपको नहीं देना है, आपको अपने फैक्ट लिखना है, लेकिन समझाने के लिए मैंने प्लीडिंग में लिख दिया। जब भी आप प्लीडिंग देखें पढ़ें तो मेरा वीडियो सर जरूर सुन लें, क्योंकि उससे आपको समझने में आसानी हो जाती है। और अंत में आएगी सर हमारी प्रार्थना, रिलीफ। प्रार्थना नंबर 1, विवादित संपत्ति का वादी के पक्ष में 1/, जो भी आपका हिस्सा हो, हिस्सा घोषित कर विभाजन की प्रारंभिक डिग्री पारित की जाए। ये रिलीफ हो गई अदालत से। दूसरी होगी, वादी को उसके हिस्से का पृथक एवं वास्तविक कब्जा दिलाया जाए। तीसरी होगी, वाद व्यय प्रतिवादी से दिलाया जाए एवं अन्य न्यायोचित राहत जो हो सके माननीय न्यायालय हमें प्रदान करने की कृपा करें। नीचे स्थान, दिनांक, हस्ताक्षर और सत्यापन। सत्यापन जरूर करें सर, आप बिना सत्यापन के पेश ना करें आप, वरना गड़बड़ हो जाएगी सर। बिना सत्यापन के हो जाता है ऐसा कई बार गलती, एक बार मुझसे भी हो गई थी, एक बार ऐसी गलती। नीचे की कोर्ट से मैं केस जीत भी गया, अपील में सामने वाले वकील साहब ने उसमें मुद्दा उठाया। गलती तो हो गई सर, आप कुछ भी मान लें आप। फिर अपीलेट कोर्ट में मैंने आवेदन लगाया और उनसे निवेदन किया, वहां जज साहब ने अनुमति दी, फिर मैंने वहां सत्यापन किया। हो जाती है ऐसी गलती, मगर गलती नहीं होना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हम आते हैं सर स्टे की एप्लीकेशन पर। आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी के तहत विशेष ड्राफ्ट। ऊपर वही न्यायालय का नाम, वादी प्रतिवादी। अब आएगा सर आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा, टेम्पररी इंजक्शन हेतु आवेदन पत्र। आदेश 39 नियम 1 व 2, सहपठित धारा 151, दीवानी प्रक्रिया संहिता सीपीसी। इसको सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 भी कहते हैं या सीपीसी 1908 भी कहते हैं। ये एप्लीकेशन वाद के साथ ही पेश की जाती है। अब हम इसमें देखते हैं कि वादी अत्यंत सम्मान पूर्वक निम्नलिखित निवेदन करता है। नंबर 1, यह कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध विभाजन एवं पृथक कब्जे हेतु एक वाद प्रस्तुत किया है जो इस माननीय न्यायालय में लंबित है। उक्त वाद के तथ्य एवं कानूनी आधार पर इस आवेदन के भाग माने जाएंगे और उसमें हमें सफलता मिलने की संभावना है और वाद के निराकरण में समय लगने की संभावना है। इसलिए आवेदन श्रीमान को अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश किया जा रहा है। ये लाइन भी बढ़ा दें आप। दूसरा, संपत्ति का वर्तमान संकट, यह कि प्रतिवादी संख्या 1 जो कि विवादित संपत्ति के मुख्य हिस्से पर काबिज है, वादी के अधिकारों को समाप्त करने की नियत से विवादित संपत्ति को किसी तीसरे पक्ष, थर्ड पार्टी को बेचने, अंतरित करने या उस पर अवैध निर्माण कर उसकी पहचान बदलने की गंभीर योजना बना रहे हैं। यह आपने इसमें लिख दिया। आपके साथ में अगर इसके अलावा कोई दूसरे कारण हो, आप उसको लेके चलें। ये एक आइडियल ड्राफ्ट है सर, इसको ये ना माने कि आप वर्ड टू वर्ड ऐसी लेंगे। आपको आपके केस परिस्थिति के हिसाब से इसमें सुधार करना होगा, आपके वकील साहब से भी आपको कंसल्ट करना होगा। तीसरा आएगा सर कानूनी सिद्धांत, प्राइमा फेसी, यह कि वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्राइमा केस फेसी केस मौजूद है क्योंकि वह संपत्ति का सहस्वामी है और नीलमणि बनाम शिवरत्न 1980 के अनुसार संयुक्त कब्जे में है। बिना न्यायिक विभाजन के संपत्ति का विक्रय कानूनी रूप से वर्जित है। ये आपको इसमें हवाला दे देना है मगर जजमेंट नहीं लिखना है। चौथा आएगा अपूर्ण क्षति, यदि प्रतिवादीगण मुकदमे के दौरान संपत्ति को बेच देते हैं या उसमें कोई स्थायी परिवर्तन कर देते हैं तो इससे वाद विषय ही समाप्त हो जाएगा और वादी को ऐसी अपूर्ण क्षति होगी जिसकी भरपाई रुपयों में नहीं की जा सकेगी। पांचवा पॉइंट आएगा ड्राफ्टिंग का सर, स्टे एप्लीकेशन का सुविधा का संतुलन, यह कि सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है। यदि यथास्थिति स्टेटस क्यो बरकरार नहीं रखी गई तो मुकदमे की बाहुल्यता बढ़ जाएगी और न्याय का उद्देश्य विफल हो जाएगा। मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग, मतलब वादों की बाहुल्यता बढ़ जाएगी। प्रार्थना अंत में आपको लिखना है इसमें, मतलब श्रीमान से निवेदन है कि न्याय हित में वाद के अंतिम निराकरण तक प्रतिवादीगण, उनके एजेंटों या प्रतिनिधियों को विवादित संपत्ति, छोटा सा विवरण लिख दें आप यहाँ, को बेचने, हस्तांतरित करने, बंधक रखने या उसके स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन करने से स्थायी से निषेधाज्ञा के माध्यम से रोका जाए। ये आपकी सर कंप्लीट ड्राफ्ट हो गई। नीचे स्थान, दिनांक और हस्ताक्षर और वकील साहब का नाम आ जाएगा। शपथ पत्र इसके संलग्न में लगाना है सर आपको और शार्ट में आप उसमें एफिडेविट में आपको सारी बातें यही लिखना है। ऊपर न्यायालय का नाम, वादी प्रतिवादी और शपथ पत्र में कि मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि मेरे द्वारा माननीय न्यायालय में बंटवारे के लिए और पृथक कब्जे के लिए एक वाद प्रस्तुत किया गया है जिसमें लिखी गई समस्त बातें सत्य एवं सही है, इसमें कुछ भी असत्य नहीं लिखाया है और इसके चरण क्रमांक 1 लगायत अंत तक का लेख मेरे निजी ज्ञान से सत्य और जो कानूनी लेख वकील साहब के द्वारा दिया गया है उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर सत्य होने का विश्वास करता हूँ। दिनांक, हस्ताक्षर, सत्यापन और फिर हस्ताक्षर, ये आपका शपथ पत्र हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं हम सर वो दलीलें, जो महत्वपूर्ण दलीलें हैं कि यदि हमारे सामने स्थिति बनती है तो हम उन दलीलों को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 है पारिवारिक व्यवस्था बनाम विभाजन विलेख। दलील नंबर 1,
जनाब, यह दस्तावेज कोई विभाजन विलेख मतलब पार्टीशन डीड नहीं है जिसके लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो। यह केवल एक पारिवारिक व्यवस्था का ज्ञापन है। कानून यह कहता है कि यदि परिवार के सदस्य ने आपस में बैठकर पहले ही हिस्सा तय कर लिया था और बाद में उसे याददाश्त के लिए सादे कागज पर लिख लिया तो उसके रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। कानूनी आधार क्या होंगे सर? काले एंड अदर्स विरुद्ध डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कॉन्सुलेशन 1976 SC। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि फैमिली सेटलमेंट को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि मुकदमेबाजी कम हो। काले का मैंने इसमें बताया है सर, साथ में जो मैंने आपको बताया रोशन सिंह बनाम जिले सिंह 1988 और रविंद्र कोरग्रेवाल 2020, वो भी इसी आधार पर हैं जो मैंने इसी पीडीएफ के अंदर लिखे हुए। दूसरा आएगा कब्जे के आधार पर स्वीकार्यता। दलील आप किस प्रकार से इसको दलील के रूप में रख सकते हैं? भले ही सादा कागज एविडेंस के रूप में पूर्णतः ग्राह्य ना हो, लेकिन पंजीकरण अधिनियम की धारा 49 सेक्शन 49 के अनुसार इसका उपयोग संपार्श्विक उद्देश्य कोलेक्टोरल पर्पस के लिए किया जा सकता है। यह कागज यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि वादी और प्रतिवादी अलग अलग हिस्सों पर काबिज है और उनके बीच पूर्व में कोई समझौता हुआ था। तीसरी दलील आएगी सर, यदि आपके सामने ऐसी कंडीशन आती है, इक्विटी और स्टॉपेल का सिद्धांत। प्रतिवादी ने सादे कागज पर हस्ताक्षर किए और उस समझौते का लाभ भी उठाया, जैसे विशेष कमरे या खेत पर कब्जा कर लिया, रहने भी लग गए, कई साल बीत गए। ये सारी दलीलों में माना जाएगा। जैसे अब साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 के तहत प्रतिवादी को अपनी ही बात से पलटने का अधिकार नहीं है। यह अब यह नहीं कह सकता कि समझौता अवैध है क्योंकि वह रजिस्टर्ड नहीं था। रविंद्र कौर ग्रेवाल 2020 लैंडमार्क जजमेंट, और वो जो बताएं उसमें भी यही बात बताई गई है। और अदालत में बहस के दौरान भी सर दो महत्वपूर्ण बातें हैं कि मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट और एंटेसिडेंट टाइटल, दोनों को आपको देखना होगा। यह दिखाने के लिए कि बंटवारा पहले हो चुका था, कागज तो बस उसकी याददाश्त है। दूसरा है आपको यह साबित करने के लिए कि हिस्सेदार का हक पहले से था, कागज ने नया हक पैदा नहीं किया, इसलिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। क्योंकि यह मुद्दा अक्सर उठता ही उठता है कि ये तो रजिस्टर्ड है ही नहीं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 की उपधारा 1 की उपधारा बी के तहत जहां बंटवारा किया तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा सर, वरना कोर्ट वो नहीं मानेगा। ये कानून में ही लिखा हुआ है। अब आप उसका लाभ कैसे लेंगे? तो सादे कागज पर लिखा हुआ बंटवारा क्या मान्य है, इस पे मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। उसकी ई बुक पीडीएफ भी मेरे द्वारा लिखी जा चुकी है। उसी वीडियो के नीचे उसकी लिंक भी मेरे द्वारा दे दी गई है जिसमें मैंने पूरी जानकारी डिटेल में दी है, उस बंटवारे की ड्राफ्ट और नामांतरण आवेदन की ड्राफ्ट, शपथ पत्र लगने वाले सब की लैंडमार्क जजमेंटों के तहत सर मैंने तैयार किया है। क्योंकि अक्सर हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि हम भूल जाते हैं लिखना टाइप में कई जरूरी बातें, और जब अधिकारी के समक्ष दस्तावेज पेश किया जाता है और हम उसमें वो तत्व नहीं लिखते हैं कि अतीत में हुआ था, और अतीत की तारीख भी नहीं लिखते हैं, हम सिंपल सा बंटवारा नामे का आवेदन बना कर दे देते हैं। बंटवारे की जो है की ड्राफ्टिंग करके नोटरी वकील साहब से या बिना सादे कागज पर हम दे देते हैं, तो तहसीलदार महोदय, नायब तहसीलदार महोदय यही कहते हैं कि जाइए बंटवारा करवा कर लाइए। वो भी बिल्कुल सही कहते हैं सर, क्यों? क्योंकि कानून में यही लिखा हुआ है और आपका आवेदन भी यही कह रहा है। अब आपको कानून का लाभ लेना है तो आपको लैंडमार्क जजमेंटों के हवाले से बताना होगा। काले 1976, रोशन सिंह 1988, रविंद्र कौर गेवाल 2020। ड्राफ्टिंग भी इन्हीं के आधार पर करना होगी। आपकी समस्या को भी मैंने समाधान करते हुए स्पेशल ड्राफ्ट तैयार कर दिए, ई बुक पीडीएफ के अंदर मौजूद है। और ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ सर, ये आपको उसी ई बुक के अंदर से दे रहा हूँ। मैं आपको इसका परिचय भी करा देता हूँ शॉर्ट में। और इसी के बारे में सर इसमें और भी बहुत कुछ डिटेल जानकारी मैंने दी है। नीलमणि का कवच, सतप्पा की शक्ति और शमसी का संतुलन, यहाँ पे आपको इन तीनों खूबियों को ध्यान रखना है। नीलमणि का कवच मतलब जैसे ही आप रचनात्मक कब्जा शब्द का प्रयोग करते हैं, आप पर पूरी संपत्ति के बाजार मूल्य पर फीस देने का दबाव खत्म हो जाता है। सतप्पा की शक्ति दूसरा है, यह पैराग्राफ कोर्ट को याद दिलाता है कि मूल्यांकन करने का प्राथमिक अधिकारवादी आपका है। तीसरा है शमसी का संतुलन, यह जज को आश्वस्त करता है कि आपने मूल्यांकन को मनमाना नहीं रखा, जिसे विपक्षी वकील की आपत्ति पहले से ही कमजोर हो जाती है। अब मैं आपको बता दूं, सादे कागज पर बंटवारे के लिए विशेष टिप और विभाजन के वादों में न्यायालय शुल्क, ये सभी जानकारियां इसमें दी गई हैं। और ये ई बुक का जो टाइटल है, विभाजन वादों के लिए न्यायालय शुल्क की गणना कैसे की जाती है, और एड वोलरम कोर्ट फीस क्या है, धारा 7 की उपधारा 4 की उपधारा सी, और सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले। और स्टार्टिंग में ही तीनों जजमेंट मैंने लिख दिए, तीनों फैसलों का ब्रह्मास्त्र कॉम्बिनेशन। सतप्पा चेटियार 1958, नीलमणि 1988 और अब्दुल हामिद शमसी 1988। ई बुक पीडीएफ वही है जिसपे मैंने पिछला वीडियो भी बनाया है। उसी ई बुक पीडीएफ के अंदर से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। और ये इसमें मैंने सभी जजमेंटों का भी उल्लेख कर दिया है सर, इस टॉपिक से जुड़ी हुई सभी चीज़ों का।
यहाँ तो तकरीबन 400 पेज दिखा रहा है सर, लेकिन ढाई ये पीडीएफ के बाद तकरीबन 350 पेज तो होंगे सर इसमें। ये अभी तक की मेरी सबसे बड़ी ई बुक पीडीएफ बनी है सर, क्योंकि इस बंटवारे के टॉपिक में मैंने उन लैंडमार्क जजमेंटों को पूरा लिखा भी है, उनकी सरल व्याख्या भी की है और विभिन्न तरीके से विभिन्न टॉपिकों पर समझाया भी है। तकरीबन 22 अध्याय इसमें मेरे द्वारा बनाए गए हैं, ताकि आपको इसको देखने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ये एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक पीडीएफ है सर। मैं आपको बता दूं कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ये ऐसा पीडीएफ, ऐसा नोट्स जो किसी व्यक्ति की समस्या को हल कर सके। बुक तो बहुत है सर, आपने देखा होगा मेरा ऑफिस में पीछे भी आपको रखी दिखाई दे रही है। इसमें कानून लिखा हुआ है, लेकिन इसका इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, तो उनको सरल उदाहरणों के साथ, लैंडमार्क जजमेंटों के साथ, सरल ड्राफ्टिंग के साथ मैंने इसी बुक पीडीएफ के अंदर तैयार किया है, ताकि आपकी समस्या हल हो सके। ये कोशिश है सर, दावा नहीं है, और इसको आप किसी कोर्ट कचहरी में भी पेश नहीं कर सकते। आपको यदि पेश करना है तो इसके अंदर जो लैंडमार्क जजमेंट, जो ड्राफ्टिंग, उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के लिए आपको फैसले की बुक के अंदर से ही ओरिजिनल बुक पेश करें या उसकी फोटोकॉपी कराकर आप पेश करें, ये आपके लिए सिर्फ मार्गदर्शन और गाइडलाइन के लिए है। और इसी का मैं पेपर बैक बुक भी बनाऊंगा सर। कई व्यूवर्स का कहना है कि आप हमें ऐसी बुक बना के दें जो घर पे छपकर आ जाए, मैं बना दूंगा सर, मेरी तैयारी चल रही है। और जो इंडिया के बाहर हैं बहुत से लोग, उनका भी ये कहना है कि वो पीडीएफ खरीदते हैं तो वहाँ ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये बात सही है, क्योंकि मैं जो लिंक देता हूँ वो सिर्फ इंडिया के लिए ही है। लेकिन अब मैं जो आपको दूंगा सर, वहां पर उसमें जीएसटी चार्ज और उनका ग्लोबल मार्केट प्लेस का खर्च और प्रिंटिंग प्रेस का खर्च, और उसके बाद चलो तो सर उनका जो है कि वो उनकी फीस भी रहती है सर। ऐसे करते हुए वो अब उसके चार्जेस आपको, आप मान के चलें कि पेपर बैग बुक कम से कम 1200-1500 रुपए की आपकी आपको पड़ेगी, 1000 रुपए से ऊपर ही पड़ेगी सर। और इसी प्रकार से वहां भी ये 600 रुपए से ऊपर नहीं, कम नहीं पड़ेगी। यही पीडीएफ जो मैं आपको मात्र 299 रुपए में अवेलेबल करा रहा हूँ मेरे इस चैनल पे, जो लिंक देखे। लेकिन वहां पे आप जब जाएंगे गूगल पार्टनर पे, तो वहां 600 रुपए समथिंग पड़ेगी। वहां जीएसटी चार्ज और ग्लोबल मार्केट प्लस चार्ज, उनके चार्जेस सब कुछ जोड़ देते हैं सर वो। और वहां पर भी वो जब छप के आएगी तो डिलीवरी चार्ज, ये सब उसमें शामिल रहता है। लेकिन ये सबसे आसान तरीका है जो मैं आपको सर अभी तक देता आ रहा हूँ। लेकिन कुछ व्यूअर्स का कहना है तो मैं वो भी लगा दूंगा सर, लेकिन मेरी ये लिंक हमेशा रहेगी जहां आपको मेरी ई बुक पीडीएफ बिल्कुल तुरंत और सस्ते और सुंदर तरीके से आपको प्राप्त होती रहेगी। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। ये जो ई बुक है 299 रुपये मात्र इसकी कीमत मेरे द्वारा रखी गई है। इसकी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको खरीद सकते हैं। ई बुक पीडीएफ के अंदर से मैंने जानकारी आपको दी है। जानकारी देने का मकसद यही है कि इसको खरीदने से पहले आप इसको देख लें, सुन लें और समझ लें। उसके बाद यदि आपको लगता है कि आपके लिए उपयोगी है सर, इसको आप तभी खरीदें। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए उपयोगी नहीं है, तो आप इसको नहीं खरीदें। खास तौर से आप इस बात का ध्यान रखें कि यदि आप डायरेक्ट ही मेरी वेबसाइट पर खरीदने जाते हैं तो वहां पर सिर्फ डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा, और ये अंदर की जो मैंने आपको जानकारी दी है वहीं आपको दिखाई नहीं देगी। जब आप उसका भुगतान कर देंगे 299 रुपये, तब जाके आपको पूरी ई बुक डाउनलोड होगी, तब आप देख पाएंगे। लेकिन मैं वीडियो में ही उसको इसलिए दिखा देता हूँ कि खरीदने से पहले ही आप समझ लें, क्योंकि जब आप उसको परचेस करेंगे तो यही चीज आपको प्राप्त होगी। वैसे मैं मेरे वीडियो के अंदर लगभग सभी बातें बता देता हूँ, लेकिन उसके बाद भी यदि आपको लगता है तो आप इसको खरीद सकते हैं। आज के वीडियो में मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर। आगे बढ़ने से पहले सर एक बात और मैं बता दूं, कई लोग मुस्लिम बंटवारे से संबंधित भी सवाल करते हैं और अन्य सवाल भी करते हैं। तो सर अभी मैं बंटवारे से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूं। जैसे ही ये पूरा चैप्टर हो जाएगा, उसके बाद मैं दूसरे टॉपिक भी लूंगा। और जो आपकी कमेंट्स हैं उन पे भी मैं वीडियो बनाने की और ई बुक पीडीएफ बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे अपने कोर्ट की प्रैक्टिस और नोटरी का भी वर्क और दूसरे कार्य भी करना रहते हैं। उन सब को निपटाने के बाद भी मैं आपके लिए स्पेशल समय निकालता हूं और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने की कोशिश करता हूं। दावा नहीं है सर, एक प्रयास है। और मैं जरूर उन सभी टॉपिकों पर वीडियो बनाऊंगा। और मुस्लिम विधि के ऊपर भी काफी क्वेश्चन है बंटवारे को लेकर, उस पर भी सर मैं वीडियो बनाऊंगा। और ये बंटवारे के जो टॉपिक हैं सर, ये तो सभी पे लागू हैं। ऐसा नहीं है कि ये किसी विशेष के लिए ही है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले हैं, ये सभी के ऊपर लागू हैं। यदि आप इस प्रकार के सूट लगाएंगे तो आपको इस प्रकार के नियमों का पालन करना होगा। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।